Hi students, here I am with the chapter 4 of Hornwell Landscape of the Soul. In this story, the author has tried to convey that the Europeans want a perfect illusionistic likeness, while in China it is the essence of inner life and spirit. In the Chinese story, only the artist knows how to interpret a work of art. Unlike a Western figurative painting, a classical Chinese landscape doesn't reproduce any actual view. One can enter it from any point and travel in it. It is required for active participation of the viewer, both physically and mentally. Thus, the author brings about a comparison between the European art form and the Chinese painting style. The European artist wants the spectator to see his painting from his point of view, but Chinese painter allows the spectator to take as his own world. Before we start, let me make you it more clear that in the landscape of the soul, what we are going to read. लैंडस्केप ऑफ सोल जो है ये ऑथर एक कोशिश है हम लोगों को ये बताने की कि यूरोपियन आर्ट और चाइनीज़ आर्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है. यूरोपियन आर्ट जो है वो परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस को लेकर चलता है. लाइकनेस होता है सेम. इल्यूनिस्टिक मीन्स जो आपको भ्रम में डाल दे कि रियलिटी है या फिर कोई पीस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट है. और जो चाइनीज़ हैं वो जो स्पेक्टेटर है उसको फ्रीडम देता है कि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो उसने बना दिया है. वो एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं और वो हमें अलाउ करता है कि यूज़ योर ब्रेन एट योर ओन, यानी कि आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से उस वर्क ऑफ आर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ and you can say effort of the writer, of the author, to make us understand what is the difference between a European work of art and a Chinese work of art. Let's start the chapter. A wonderful tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was the landscape commissioned. Commission means ordered by the Tang Emperor Zhuzong to decorate a palace wall. एक कहानी है. Always remember, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ तो ये स्टोरी है. It can't happen in reality, so take it as a story. तो एक बहुत पुरानी सी कहानी है जो कि पेंटर वू दाओजी बताते हैं, जो कि 8th सेंचुरी के हैं. उनकी लास्ट पेंटिंग जो थी वो लैंडस्केप थी और राजा महाराजा जो हैं टैंग जुआंग जोंग जो उन्होंने ऑर्डर दिया वू दाओजी को कि मेरे दरबार की दीवार को डेकोरेट करने के लिए, पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक पेंटिंग बनाओ. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. अब वो पेंटिंग बनाई गई और जो पेंटर है उसने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया ताकि सिर्फ महाराज उसे देखें. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly path, birds in flight. तो बहुत समय तक महाराज ने अप्रिशिएट किया उस लैंडस्केप को जिसके अंदर बादल भी थे, वाटरफॉल्स भी थे और हाई माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट थे और हिली पाथ के अंदर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे थे और उड़ते हुए पक्षी. लुक साया सेड द पेंटर कि लुक साया मीन्स कि एम्परर महाराज देखिए इन दिस केव. उस पेंटिंग के अंदर लैंडस्केप के अंदर एक केव, एक गुफा भी दिखाई दे रही थी. एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट कि महाराज ये देखिए यहाँ पर एक स्पिरिट रहती है इस गुफा के अंदर. पेंटर
clapped his hands and he entered the entrance to the cave opened. वो हाथ से ताली बजाता है और केव की एंट्रेंस खुल जाती है और वो कहता है कि जो अंदर है वो बहुत खूबसूरत है, स्प्लेंडेड है, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, उसको बताने के लिए शब्द भी नहीं है. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कि महाराज आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. और पेंटर इतना कहते हुए उस केव के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाते ही वो एंट्रेंस बंद हो जाती है. एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, इससे पहले कि महाराज कुछ बोले, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, उसके साथ ही पेंटिंग जो है वो उस दीवार से गायब हो जाती है. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजी ब्रश वॉज लेफ्ट. नॉट अ ट्रेस मीन्स नॉट अ साइन, एक साइन भी दिखाई नहीं देता उस पेंटिंग का. द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और फिर वो आर्टिस्ट हमें दिखाई नहीं दिए. Such stories played an important part in China's classical education. इस तरीके की कहानियाँ चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वहाँ की बुक्स हैं कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी, उनमें इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी हैं. वो किस लिए हैं? दे हेल्प द मास्टर, वो टीचर को हेल्प करता है कि वो अपने डिसाइपल्स, अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सके राइट डायरेक्शन के अंदर. बियॉन्ड द एनेक्डोट, इस कहानी से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. बेसिकली उनका पर्पस क्या है कि आर्ट जो है वो क्या कन्वे करना चाहता है. कंट्रास्ट यानी कि जो वर्क ऑफ आर्ट है उसका थीम क्या है. कंट्रास्ट दिस स्टोरी, एक और कहानी है उसको हम कंट्रास्ट में लेके आते हैं जो कि बहुत फेमस है, एक पेंटर के बारे में जिन्होंने एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई. एंड ही डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, ही हैड पेंटेड, किस लिए कि वो डर रहे थे कि कहीं ड्रैगन की आंखें आ गई तो वो शायद उड़ जाएंगे. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting, जो कि एक Western painting का नमूना है. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mastes fall in love with a painter daughter. 15th century के अंदर एंटवर्प थे जो कि मास्टर ब्लैकस्मिथ थे, जो कि लोहार का काम करते थे. उनका नाम था क्विंटन मैस्टीज. एंड ही फेल इन लव विद पेंटर डॉटर, पेंटर की बेटी से उनको प्यार हो जाता है. और नेचुरली क्योंकि वो एक ब्लैकस्मिथ है तो जो फादर हैं लड़की के, वो इस टाइप के सन इन लॉ को नेचुरली ही वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ सन इन लॉ जो इस प्रोफेशन में हो. तो क्विंटन जो है स्नीक्ड होता है चोरी से छुप के चले जाना. तो जो फादर इन लॉ हैं उसकी स्टूडियो में चले जाते हैं क्विंटन और एक फ्लाई यानी हाउस फ्लाई मक्खी की पिक्चर बनाते हैं उनके पैनल पर, स्क्रीन पर, जिसके ऊपर हम पेंटिंग बनाते हैं. विथ सच डेलिकेट रियलिज्म मीन्स वेरी केयरफुली, बहुत मतलब केयरफुली बनाना कि एक्चुअल जैसे बोलते हैं रियल और रील में उनको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था कि ये वास्तव में है या फिर एक क्रिएशन है, ये समझ में नहीं आ रहा था. विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, इतनी खूबसूरती से, इतनी केयरफुली बनाया गया था उस फ्लाई को कि जब फादर इन लॉ आए तो उन्होंने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि ये एक वर्क ऑफ आर्ट है. वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि क्विंटन को अपना लर्नर, अप्रेंटिक होता है जो लर्न सीखता है, डिसाइपल कह सकते हैं, उनको अपना डिसाइपल बनाया और उसके बाद अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दी. एंड लेटर दैट वो जो क्विंटन है वो ही बिकेम द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दो कहानियाँ हैं जो हमें बताने की कोशिश करती हैं. इल्यूनिस्टिक लाइकनेस होता है सेम, इल्यूनिस्टिक जो आपको भ्रम में डाल दे कि ये सच है या वर्क ऑफ आर्ट है. इन यूरोप द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ये
आर्ट की इसेंस है, यानी कि एक इसेंशियल जो उसकी जान है वो है। अब जो चाइनीज़ कहानी है जो हमने पहले पढ़ी थी कि महाराज जो हैं कमीशन मीन्स ऑर्डर करते हैं एक पेंटिंग को और अप्रिशिएट करते हैं उसकी आउटर अपीयरेंस को, कि माउंटेन्स देखो कितने ऊंचे हैं, ये वाटरफॉल है, हिली पाथ है, बर्ड्स हैं फ्लाई करते हुए। तो जो महाराज हैं ही मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड, कंकर्ड होता है जीत जाना, तो वो अब उसको उसने कंकर किया है, वो उसके रूल के अंडर है, तो वो उस एरिया को जानता है, उन आउटर मटेरियल अपीयरेंस को जानता है, लेकिन उस मटेरियल अपीयरेंस के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है वो एक सिर्फ एक पेंटर समझ सकता है, एक आर्टिस्ट समझ सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। तो अंदर की खूबसूरती कौन जानता है? एक आर्टिस्ट जानता है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड। तो जो वर्ड दाओ का यूज़ किया गया है उसका मतलब है रास्ता या तरीका। वो रास्ता और तरीका जो आपको ये हेल्प करने में मदद करेगा कि व्हाट द आर्टिस्ट वांट्स टू कन्वे थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट, द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज़ गॉन, द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग यानी कि आउटर ब्यूटी फिनिश हो गई थी, जो अंदर की खूबसूरती थी, जो आर्टिस्ट वांट्स टू से, जो वो कन्वे करना चाहता था वो अचीव हो गया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी कि जो बाहर की खूबसूरती है उससे कहीं परे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। ये एक बहुत क्लियर सी चीज़ है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी पेंटिंग एक एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस नहीं करती। सपोज़ अब शाम का समय है, मैंने देखा कि इवनिंग जो है सनसेट हो रहा है, बहुत खूबसूरत सीन है, एंड आई वांट टू मेक द सेम पिक्चर। तो वो क्या है? वो एक रीप्रोडक्शन है एक्चुअल व्यू का। लेकिन जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो रीप्रोड्यूस नहीं करते हैं एक्चुअल व्यू को, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं। फिगरेटिव पेंटिंग क्या होता है? पेंटिंग शोइंग पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट एज दे रियली लुक, जैसे कि वो एक्चुअली में दिखाई देते हैं। तो वेस्टर्न और क्लासिकल चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर ये फ़र्क है, यानी कि इनका इल्यूनिस्टिक लाइकनेस है वेस्टर्न का, फिगरेटिव पेंटिंग है, जबकि चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो कंसेप्चुअल है, उसके अंदर एक कंसेप्ट है। वेयर एज अ यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़। जो फिगरेटिव पेंटिंग है नेचुरली है, जिस पर्पज़ से मैंने बनाई है कि मैंने इवनिंग सनसेट बनाया है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस इवनिंग सनसेट को अंडरस्टैंड करें। कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, मैंने एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस किया है। तो मैं क्या चाह रही हूँ? मैं ये चाह रही हूँ कि जिस थॉट से मैंने बनाया है, जिस खूबसूरती को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, आप उस खूबसूरती को मेरी ही नज़रों से देखो। तो जो ये वेस्टर्न है, यूरोपियन पेंटर है, वो ये चाहता है कि आप उस एक्चुअल व्यू को उसकी आंखों से देखो, उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को वैसे ही अप्रिशिएट करो, वैसे ही देखो जैसे उसने देखा है। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को लेकर नहीं चलता। उसने पेंटिंग बना दी, अब उसने आप पे छोड़ दी या दूसरे किसी पे, यानी कि अगर 100 पीपल हैं उसको 100 तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यू आर फ्री। यानी कि चाइनीज़ पेंटर डजंट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट को लेकर नहीं चलता। उसका लैंडस्केप रियल नहीं है, आप किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हैं, अपने तरीके से वो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट ने आपके सामने एक रास्ता शो कर दिया है। अब आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये आपका डिसीजन है।
लेजरली मूवमेंट, अपने तरीके से, अपने हिसाब से. सो दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस. हो गया तो एग्जाम्पल देता है. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, जैसे कि हमारा कैलेंडर होता है घर के अंदर, आप उसको फोल्ड कर लीजिए, ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो गया. आपको नहीं पता उस कैलेंडर के अंदर क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा कैलेंडर को खोलती हूँ. ऊपर से खोलूँगी, आप कहोगे ये तो लैंडस्केप है. फिर मैं खोलूँगी थोड़ा सा, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो फॉरेस्ट सीन है. फिर थोड़ा सा खोलेंगे तो कहेंगे नहीं ये किसी सेंचुरी की पिक्चर है, और ये कुछ और डिनोट है. यानी कि जैसे 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 उसको खोलेंगे, टाइम का यूज़ होगा, स्पेस का यूज़ होगा, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती जाएंगी. आपके एडिशन जो हैं, व्यूज़ जो हैं उसके अंदर ऐड होते जाएंगे. तो मैं यहीं से दोबारा से पढ़ रही हूँ, अब आपको शायद क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, यानी कि जिसे धीरे धीरे खोला जा रहा है, रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम. अब इसके अंदर टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम भी ऐड हो रहा है, जो कि दूसरे किसी पेंटिंग के अंदर नहीं होता है. तो इसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. Who decide at what pace he will travel through the painting, जो डिसाइड करेगा कि किस पेस पे, किस स्पीड पे आप इस पेंटिंग को इंटरप्रेट कर सकते हो. यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, फिज़िकल भी और मेंटल भी. चाइनीज़ पेंटर डजेंट वांट यू टू बोरो हिज आइज़. वो नहीं चाहता कि आप उसकी आँखों को बोरो करें, वो चाहता है कि आप उसके माइंड में एंटर कर जाओ. क्योंकि ये जो लैंडस्केप है ये इनर है, स्पिरिचुअल है और कंसेप्चुअल है. कंसेप्चुअल एक कंसेप्ट को लेकर चल रहा है, और ये कंसेप्ट जो है, हैव 2 or 3 क्वेश्चन राइट फ्रॉम दिस पार्ट. तो सेंचुरी का मतलब है माउंटेन वाटर, जो मिलकर लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं. मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल. ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं, एक माउंटेन है, एक वाटर है, जो कि दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है. माउंटेन यांग है, जो कि माउंटेन क्या होता है, वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन है और स्टेबल है. माउंटेन कहीं हिलता नहीं है, एक ही जगह स्टिल है, वार्म है, ड्राई है इन द सन. और जो वाटर है मॉइस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, रेस्टिंग ऑन अर्थ होता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, कूल है. ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर की. और जब इनका इंटरेक्शन जो है, यिन रिसेप्टिव है, यानी कि एक्सेप्ट करता है. ये फेमिनाइन आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी है, और जो यांग है वो मस्कुलाइन है, एक्टिव है. और ये फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म है. जो इसके अंदर अक्सर ओवरलुक किया जाता है वो थर्ड एलिमेंट है, दैट इज़ मिडल वॉइड, जहाँ पर इन लोगों का इंटरेक्शन टेक्स प्लेस करता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. ये प्राणायाम से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हम सांस अंदर ले जाते हैं, उसको अंदर रिटेन करते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं. जो सस्पेंशन ऑफ द ब्रेथ इज़ द वॉइड. जब छोड़ा जाता है सांस को, तो उनके अंदर एक जो खालीपन आ जाता है, वहाँ पर मेडिटेशन होता है. और ये जो मिडल वॉइड है ये बहुत इसेंशियल है, इसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता. और इसलिए चाइनीज़ लैंडस्केप के अंदर वाइट प्लेस जो है वो मिडल वॉइड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ ऑल्सो वेयर, ये वो प्लेस हैं जहाँ पे मैन, ये अनदर क्वेश्चन है, मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. व्हाट इज़ द फंडामेंटल रोल ऑफ मैन इन दिस स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ. यानी कि हेवन और अर्थ के बीच में एक मिडल वॉइड है, जिसमें मैन का फंडामेंटल रोल है. मैन का क्या है कि वो एक कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है between the 2 poles of the universe, that is heaven and earth. और उसकी presence बहुत ज़रूरी है. even it is only suggested far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Chiang wonderful expression, the eye of the landscape. और man को eye of the landscape भी कहा जाता है. ये एक सेकेंड पार्ट है.
चैप्टर का जो आर्ट से ही रिलेटेड है, और ये है आउटसाइडर आर्ट। When French painter Jean Duffet mooted means trying to find out the concept of art brut in the 1940, the art of the untrained visionary was of minority interest। कहते हैं कि 1940 के अंदर जब फ्रेंच पेंटर डीन डफेट जो थे, जब आर्ट ब्रुट कंसेप्ट को फाइंड आउट कर रहे थे, द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी, यानी कि जो बहुत न्यू वंस होते हैं, नोविस होते हैं, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ऐसे आर्टिस्ट, उनका जो काम था वो लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फ्रॉम इट्स मोस्ट ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग मीन्स जो क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो उनकी जो शुरुआत थी वो इतनी ओपन नहीं थी। आउटसाइडर आर्ट की जो शुरुआत थी वो इतनी ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ नहीं आई थी, वेल्ड बिगिनिंग थी। हैज़ ग्रेजुअली बिकम, लेकिन धीरे धीरे ये जो थी आउटसाइडर आर्ट, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गई, यानी लोगों का इंटरेस्ट बहुत इसकी तरफ बढ़ गया। कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, सिर्फ एक प्लेस के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यानी कि इस आर्ट को, जो कि आर्ट ब्रुट है, आउटसाइडर आर्ट है, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, आर्टिस्ट जो है उसको कोई अधिकार नहीं है कि ये कहा जाए कि हाँ जी वो आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि उससे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने कोई इसके रिगार्डिंग कोई एजुकेशन नहीं ली है, उसके अंदर एक इंसाइट है, उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस जो है, एक यू कैन से स्पॉन्टेनिटी आती है, और वो उस वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट कर देता है। तो नेचुरली है, अगर मैं कोई ट्रेनिंग लूँगी, मैं कोई एजुकेशन लूँगी, तो मैं किसी से इम्प्रेस होकर उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये जो आर्ट ब्रुट है ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा दूसरों से, बिकॉज इट इज़ इनहेरेंट और स्पॉन्टेनियस वन। तो जो उनके वर्क हैं, यानी कि आर्ट ब्रुट और आउटसाइड आर्ट का है, उनके काम कैसे होते हैं, स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट होता है, यानी कि ऑल टुगेदर कंट्रास्ट में आते हैं अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, यानी कि जो आर्टिस्ट जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है उनके कंट्रास्ट के अंदर आते हैं। अराउंड द टाइम डफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, जब इसके बारे में ये बात चल रही थी, इस कंसेप्ट के बारे में काम चल रहा था, तो इंडिया के अंदर एक अनट्यूटर्ड, यानी कि जिसने कोई एजुकेशन नहीं ली थी, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, एक जीनियस पैदा हो गया था, जो कि इस धरती के ऊपर स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत साल पहले अ लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगैन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड, कुछ साल पहले जो एक जगह ली गई थी, पैच ऑफ जंगल था जिसको साफ़ किया गया और ये सोचा गया कि उसको गार्डन बनाया जाएगा, तो उसे रिसाइकल्ड मटेरियल के साथ स्कल्प्टेड, यानी कि वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट किए गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने रॉक गार्डन ज़रूर देखा होगा, और उसके अंदर जो है इस तरीके की ढेरों पिक्चर्स जो हैं, वर्क ऑफ आर्ट जो हैं, आपको दिखाई देंगी। तो ये नेक चंद जो थे, रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ उन्होंने बनाया, जिसे आज वर्ल्ड जानता है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, जिनका नाम नेक चंद है, वो इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है आउटसाइडर आर्ट के अंदर। और 2005 के अंदर स्प्रिंग एक मैगज़ीन है, स्प्रिंग 2000 ऑफ रॉ विजन, 50th इशू था, यूके बेस्ड मैगज़ीन है रॉ विजन, और आउटसाइडर आर्ट की पब्लिकेशंस करता है, उसके अंदर पिक्चर्स आती हैं। तो उन्होंने नेक चंद को अपना मेन पेज जो है, इशू कवर है विमेन बाय द वाटरफॉल, उसके अंदर एक पिक्चर है, एक लेडी है जो कि वाटरफॉल में के अंदर उसकी यू कैन से मूर्ति बनाई गई है। और एक्चुअल में जब आप उसको देखते हैं, व्हेन आई वेंट देयर एंड आई सॉ,
तो आई हैड एन अजम्पशन कि शायद कोई लेडी है जो वहाँ का पर खड़ी है. इट इज़ सो रियल. तो इस विमेन बाय द वाटरफॉल को फीचर किया गया एनिवर्सरी इशू कवर के अंदर. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट जो है ये बेसिकली इन रॉ स्टेट है. रॉ क्या होता है? कच्चा, यानी कि वो पॉलिश नहीं किए गए हैं. क्यों? क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है. तो जहाँ तक कल्चरल या आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस की बात आती है तो ये रॉ है. एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ टेंट टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट. यानी इस वर्क ऑफ आर्ट बनाने के लिए वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. कोई भी बैरियर्स नहीं है, चाहे वो टेन है, चाहे सिंक है, चाहे पुरानी पड़ी हुई कार है. तो नेकचंद ने मतलब ऐसा मतलब किया उसने, वट एवर ही फाउंड ही जस्ट यूज्ड इन द रॉक गार्डन. सो समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट, यानी कि वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम. वो एक एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का कि एक इंसान जब अपने सपनों को सच करने में आता है तो वो क्या कर जाता है. ये इसका लिविंग एग्ज़ाम्पल. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his work. Swiss Commission for UNESCO जो हैं वो नेकचंद जी को ऑनर कर रहे हैं, उनके काम को यूरोप के अंदर एक एक्सपोजिशन देकर हम कहेंगे तो एक शो करके उनको एन इवेंट एट विच गुड्स आर शोन और सोल्ड, अ ट्रेड फेयर काइंड ऑफ. तो एक एक्सपोजिशन जो है किया जाएगा उनके काम का. 5 मंथ इंटरेक्टिव शो होगा जिसका नाम है रियलम ऑफ नेकचंद, जो कि बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली. जो कि स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूज़ियम्स के अंदर होगा. और नेकचंद जी कहते हैं बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन. मेरे लिए सबसे बड़ा जो इनाम है वो है कि मैं अपने ही बनाए हुए क्रिएशन के अंदर घूमते हुए ये देखूं कि लोग इस चीज़ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, वी रेड हाउ art is a spiritual journey to the inner recesses of an artist. यानी कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है एक आर्टिस्ट के लिए. और जो एक लेमैन होता है, यानी कि हम जैसे लोग, वी जस्ट कंसेप्चुलाइजेस द आर्ट. जैसे हमें आर्ट दिखाई देता है हम उसको वैसे इंटरप्रेट करते हैं. लेकिन एक जो पेंटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, he can show the way to its soul, यानी कि इनर वन है, कंसेप्चुअल वन है. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस chapter लैंडस्केप ऑफ द सोल. थैंक यू and have a nice day.